नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम से आखिरी मुगल तक इस सीरीज की 12वीं कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में अलाउद्दीन के जीवन के वर्णन में देवगिरी, वारंगल और होयसड़ा राज्यों के आक्रमणों का संक्षिप्त चर्चा मात्र किया गया था, लेकिन उन आक्रमणों को थोड़ा और गहराई से जानना आवश्यक है, वरना इतिहास की कुछ कड़ियां हमसे छूट जाएंगी। जैसे अलाउद्दीन ने ही राजाओं से संधि करने के लिए वैवाहिक रिश्तों का सहारा लिया, जिसका कालांतर में अकबर ने अनुसरण किया है। कोहिनूर हीरा सबसे पहले किसके पास था? दक्षिण के प्रथम आक्रमणों का वर्णन अलाउद्दीन ने दिल्ली से सुदूर दक्षिण राज्यों तक पहुंचने के लिए कौन सी युक्तियां अपनाई थी? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कथानक। अलाउद्दीन और जलाउद्दीन के एपिसोड में मैंने बताया था कि बिना सुल्तान के हुक्म से ही ताकत और दौलत की खोज में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी आज महाराष्ट्र में पड़ता है। अलाउद्दीन के हमले से पहले दक्षिण के इन राज्यों को अपने आसपास के राज्यों में चल रही उथल पुथल की कोई जानकारी नहीं थी। गुप्तचर तंत्र या तो था ही नहीं या कार्यशील नहीं था। भारत के प्रायद्वीप के राजा अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति को हाथ नहीं लगाते थे, बल्कि स्वयं संपत्ति अर्जित करते एवं प्रजा की सेवा करते थे। सैकड़ों सालों से भारत में सोने का सिर्फ आयात ही होता रहा है। सोना यहां से कभी निर्यात नहीं किया गया। अलाउद्दीन की सेना रामदेव के देवगिरी दुर्ग तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। उस समय रामदेव दुर्ग से सैकड़ों मील दूर दूसरे एक सैनिक अभियान में लगे हुए थे। इसी तरह एक वाहिनी तैयार की और दुर्ग की सुरक्षा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें जल्दी ही आत्मसमर्पण करना पड़ गया। 2400 किलो सोना, 4000 किलो चांदी, 28 किलो मोती, 8 किलो हीरे जवाहरात, 4000 दूसरी मूल्यवान वस्तुओं को अलाउद्दीन को सौंपना पड़ गया। हिंदू राजा कभी शत्रु की स्त्रियों पर बुरी नजर नहीं रखते थे, लेकिन मुस्लिम तो स्त्रियों को युद्ध के इनाम के रूप में देखते थे। अलाउद्दीन ने रामदेव की पुत्री ज्येष्ठ पल्ली का हाथ मांग लिया। प्रजा और राज्य सब संकट में थे। रामदेव को मानना ही पड़ा। अपने चाचा और ससुर जलाउद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन सुल्तान बन बैठा। सारे दरबारियों को अपने पाले में मिलाने के लिए अलाउद्दीन को और भी ज्यादा धन की आवश्यकता थी। अपने आशिक मलिक काफूर के अधीन एक बड़ी सेना लूट के लिए दक्षिण की ओर भेजी। देवगिरी के राजा रामदेव को इनकी मदद करनी पड़ी। रामदेव ने न सिर्फ पहाड़ी रास्ते दिखाए, अपितु देवगिरी दुर्ग से लेकर तेलंग की राजधानी वारंगल तक तुर्की सेना के रसद की पूर्ति भी की। काकतीय वंश द्वारा शासित तेलंग राज्य का वारंगल दुर्ग 3 परकोटे से घिरा हुआ अति दुर्गम दुर्ग था। वारंगल की सेनाओं ने वीरता पूर्वक लुटेरों का प्रतिकार किया। अलाउद्दीन की सेना के पास दुर्ग दीवारों को भेदने लायक बड़े और छोटे पत्थर फेंकने के यंत्र थे। वारंगल की सेनाओं के पास भी इसी टक्कर के यंत्र एवं हथियार थे, और वारंगल सेनाओं के फेंके पत्थरों से सेना को बचाने के लिए मलिक काफूर को पड़ाव के सामने ऊंची बाड़ लगानी पड़ी थी। वारंगल की मदद करने पड़ोस की एक हिंदू सेना भी आ पहुंची, लेकिन उनकी मदद खास कारगर साबित नहीं हुई। वारंगल दुर्ग का घेराव 4 महीने तक चला और मुस्लिम सेनाओं को कोई सफलता नहीं मिली। इससे पहले कि मुस्लिम सेनाएं हताश हो जाएं, मलिक काफूर ने दुर्ग की दीवार को नींव की तरफ से खोदने जैसा आत्मघाती निर्णय कर लिया। अनगिनत सैनिक इसमें मारे गए होंगे, लेकिन दुर्ग के बाहरी दीवार में छेद कर अंदर घुसने जितना रास्ता बना ही लिया गया। हालांकि वारंगल की सेना लड़ने को तत्पर थी, लेकिन राजा ने बातचीत का प्रस्ताव रख दिया। वैसे तो इस्लामी नियम के अनुसार काफिरों से संधि की मनाही है, लेकिन दिल्ली से दूरी, दक्षिण के जंगलों और दुर्गम पथरीले पहाड़ी रास्तों की कोई जानकारी न होने की वजह से अलाउद्दीन के हुक्म के अनुसार ही काफूर ने थोड़ी नरमाई दिखाई। 100 हाथी, 12,000 घोड़े और कुछ संपत्ति गंवानी पड़ी थी वारंगल को। अमीर खुसरो ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक
अमूल्य हीरे जवाहरात मिले थे यहाँ से। पहली बार कोहिनूर हीरे का जिक्र वारंगल से ही आया है। अलाउद्दीन ने जीते हुए राज्य को ही एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, उसी के पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए। देवगिरी की मदद से वारंगल की मदद से होयसड़ा साम्राज्य पर आक्रमण की योजना बना दी। होयसड़ा साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। राजा थे बल्लाल देव। देवगिरी के राजा रामदेव ने सेनापति परशुराम देव को भी साथ भेजा। राजा बल्लाल देव उस समय पांड्यन राज्य के साथ मदुरै में युद्धरत थे। जैसे ही बल्लाल देव को मुसलमानों के आक्रमण की सूचना मिली, मदुरै से घेरा हटाकर द्वार समुद्र की ओर दौड़ पड़े। मलिक काफूर की सेना देवगिरी एवं वारंगल राज्य के तुर्कों को साथ देखकर बल्लाल देव ने संधि करना ही ठीक समझा। दुर्ग में स्थित संपूर्ण खजाने और सालाना नजराने की शर्त पर संधि हुई। अमीर खुसरो बताते हैं कि संधि हो जाने के बावजूद भी मुस्लिमों ने कर्नाटिक प्रदेशों में खूब लूटपाट मचाई। अनेक मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस एक धक्के से द्वार समुद्र पूरी तरह मिट गया। होयसड़ा साम्राज्य की मदद से मलिक काफूर ने पांड्यन राज्य की लूट की योजना बना ली। अपनी आदत अनुसार इन लुटेरों ने खूब लूट खसोट मचाई, लेकिन राजा वीर पांड्यन ने अलग ही युक्ति अपनाई। सीधे लड़ने के बदले पहाड़ों और जंगलों में छिपकर भागकर मुसलमानों को परेशान करते रहे। मुस्लिम सेना इन पहाड़ों की और इस मौसम की बिल्कुल आदी नहीं थी। मुस्लिम सेना वीर पांड्यन की तीव्र गति को पकड़ भी नहीं पा रहे थे। भले ही वीर पांड्यन सीधे युद्ध में ना जीत पाए हो, लेकिन पहाड़ी रास्तों की मुश्किल भागम भाग से उसने काफूर की सेनाओं को अधमरा तो कर ही दिया था। इतने में मुसलमानों के देशद्रोह का इतिहास फिर दोहराया गया। कासिम के समय जैसे एक मुस्लिम अफसर अफीफी ने रावर दुर्ग में राजा दाहिर की शरण ली थी, लेकिन जब संकट समय आया तो वह कासिम से जा मिला और एक रात रावर दुर्ग के द्वार अंदर से खोल दिए थे। ठीक उसी तरह दक्षिण भारत के इन राज्यों में सैकड़ों वर्षों से व्यापारी बनकर आए हुए और यहीं पर बसे हुए मुसलमानों के वंशजों ने, जो राजा वीर पांड्यन की सेना में थे, 20,000 ऐसे मुस्लिम सैनिकों ने ऐन मौके पर अपने राजा और देश के साथ गद्दारी की और पाला बदलकर मलिक काफूर से जा मिले। इन्हीं देशद्रोही मुस्लिम सैनिकों ने काफूर को सुदूर मदुरै, कन्नानूर और श्रीरंगम तक पहुंचाया, लेकिन हर बार राजा वीर पांड्यन मुस्लिम सेना के आने से पहले ही छिटक कर निकल जाते थे। क्रोधित काफूर ने असहाय और निर्दोष जनता पर खूब गुस्सा निकाला। मंदिरों का विध्वंस, नरसंहार, स्त्रियों का बलात्कार एवं धर्म परिवर्तन किया गया। दक्षिण की इस लूट से 500 हाथी, 5,000 बढ़िया नस्ल के अरबी घोड़े, 2,000 किलो सोने, हीरे जवाहरात आदि लेकर मलिक काफूर ने दिल्ली का रुख किया। सन 1299 नीलवाड़ पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को फिर से ध्वस्त किया और मूर्तियों को तोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया। हजारों हिंदू बालक अलाउद्दीन के हाथ लगे थे, जिनमें एक बालक मलिक काफूर भी था। रक्त की धाराएं बहा दी गई थी सिर्फ इस्लाम को फैलाने के नाम पर। वाघेला वंशज राजा रायकरण की रानी कमला देवी का शील भंग भी किया था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के दिल्ली लौट जाने के बाद रायकरण फिर लौट आए। कमला देवी अलाउद्दीन के हरम में ही फंस गई। कमला देवी ने 8 वर्षों बाद अपनी पुत्री देवल देवी को दिल्ली लाने की फरमाइश करने पर अलाउद्दीन ने अनिलवाड़ पर फिर आक्रमण कर दिया। राजा रायकरण को इसकी भनक लग गई। उसने 10 वर्ष की अपनी पुत्री देवल देवी को वारंगल की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन देवल देवी तुर्कों के हाथ लग गई। दिल्ली ले जाकर अलाउद्दीन के बेटे खिजर खान से इसका निकाह करवा दिया गया। 8 वर्षों बाद कुतुबुद्दीन खिलजी ने अपने भाई खिजर खान का कत्ल कर देवल देवी को अपने हरम में मिला लिया। सन 1320 में कुतुबुद्दीन के आशिक खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन का कत्ल कर देवल देवी को अपने हरम में मिला लिया। ऊंचे कुल में पैदा हुई एक राजपूत राजकन्या के साथ किए गए ऐसे व्यवहार ने इन मुस्लिम शासकों के महानता की पोल खोल दी है। यह एक ही घटना काफी है उन वामपंथी लिबरलों और फेमिनिस्टों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ने के लिए, जो हिंदू नारियों के जौहर कर लेने को गलत बताती है। पहले पति के हरम में, फिर देवर के हरम में, फिर देवर के गुलाम और आशिक के हरम में अलग अलग लोगों ने
देवल देवी के शरीर को नोचा। देवल देवी जैसी स्थिति में पड़ने से तो जौहर कर लेने को उस समय की नारियों ने श्रेष्ठ माना है। तो मित्रों, इस कड़ी में हमने जाना कि स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे ये अरबी लुटेरे। दक्षिण भारत को प्रथम बार लूटने वाला अलाउद्दीन ही था। कोहिनूर हीरा वारंगल के काकतिया वंशजों के पास था। अलाउद्दीन ने संधि करने के लिए विवाहों का सहारा लिया। जीते हुए राज्य को सीढ़ी बनाकर पड़ोसी राज्य पर हमला किया, वरना दक्षिण की इन घाटियों को जीतना तो दूर, प्रवेश करना भी असंभव होता था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में। आज का कथानक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।